हेलो एवरीबॉडी। तो हमारा आज का जो विषय है कि पूंजीवाद क्यों काम नहीं करेगा, वाई दी कैपिटलिज्म वुडंट वर्क फर्दर। तो साथियों, मैं शुरू में ही आप सबको बता देता हूँ कि मैं वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का एक समर्थक हूँ, एक सपोर्टर हूँ। तो उन साथियों को भी मैंने यहाँ सुनने के लिए इनवाइट किया है। तो ज़्यादा तो इसमें जो अर्थशास्त्र के हैं विद्यार्थी हैं वो होंगे, इसमें जो इस समय पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं वो होंगे, जो पहले कर चुके हैं वो होंगे, एमफिल के स्टूडेंट्स होंगे, लेक्चरर्स एसोसिएशन के भी लोग सुनने इसको आ सकते हैं, और हरियाणा इकोनॉमिक एसोसिएशन के मेंबर्स को भी इनविटेशन मैंने भेजा है, तो वो भी इसे सुनने आ सकते हैं। कुछ दिनों से ये विचार मेरे मन में बन रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर कुछ लेक्चर रखे जाएं, कुछ बातचीत रखी जाए। तो धीरे धीरे कई हिस्सों में मैं इसको रखूंगा। मैं आपके सामने दो आर्गुमेंट रखूंगा। एक तो जो बुर्जुआ अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स, जिस तरह की हम अमेरिकन इकोनॉमिक्स, शिकागो स्कूल की इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, 1986 से मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसी का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस इकोनॉमिक्स के ही, इस अर्थशास्त्र के ही तर्कों से हम देखेंगे कि पूंजीवाद काम क्यों नहीं करेगा। और जो दूसरी जो मेरे आर्गुमेंट है वो मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी से होगी, जिसमें हम हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का प्रयोग करेंगे, ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग करेंगे। और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है ये डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी पर ही आधारित है, वो हम बाद में लेंगे। तो पहले मैं बुर्जुआ इकोनॉमिक्स के तर्क से ही अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूँ। हम बात एक फर्म से शुरू कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि आप लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर हम उत्पादन के एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखें और दूसरे को हम धीरे धीरे बढ़ाएं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले जो उत्पादन बढ़ता है, चरम तक पहुंचता है और फिर घटती दर से घटता है। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये एक फर्म के लिए लागू होता है, शॉर्ट रन में लागू होता है। शॉर्ट रन का अर्थ ही ये है कि हम उसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, सभी उत्पादन के साधनों को बदल नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शॉर्ट रन में कैपिटल कांस्टेंट होती है और लेबर, मटेरियल, एनर्जी, ये जो वेरिएबल इनपुट्स हैं इनको हम धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल इनपुट को हम धीरे धीरे जब चेंज करते हैं तो जो रिटर्न्स हैं, जो उत्पादन के फल है, वो पहले धीरे धीरे बढ़ता है और फिर उसके बाद वो घटता है, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स उसमें आने शुरू होते हैं। क्या एक इंडस्ट्री के केस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू हो सकता है? तो लेबर और कैपिटल को ही अगर इनपुट माना जाए, या लेबर कैपिटल के साथ मटेरियल, एनर्जी और यूटिलिटीज़ को भी इनपुट माना जाए, तब तो नहीं, क्योंकि किसी इंडस्ट्री में ये घट रहा होगा, किसी में बढ़ रहा होगा। पूरी एक इंडस्ट्री में किसी फर्म में ये घट रहा होगा, किसी में बढ़ रहा होगा, तो वहाँ तो लाभ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर पूरी इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट हो और ये सब चीज़ें वेरिएबल हों, यानी कि लेबर, कैपिटल, मटेरियल, एनर्जी, यूटिलिटीज़, ये सब वेरिएबल हों और इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट हो, तो आप जो फिक्स्ड कैपिटल की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर रखिए और फिर इसको रखिए, तो फिर लागू होगा। अब आगे सवाल उठता है कि क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लागू हो सकता है? तो मैं तो कहूँगा कि हो सकता है। जैसे आप भारत के ही केस में देखिए, तो यहाँ पर सन 1990 से लेके अगर देखा जाए लगभग 2006 या 7 तक देखा जाए, जो एम्प्लॉयमेंट है उसका इफेक्टिव ग्रोथ रेट वो 1% से भी कम रहा है। यानी अगर आप उसका रेग्रेशन करके निकालें तो वो 1% है, वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, या जस्ट सिग्निफिकेंट आएगा, या 1% से कम होगा तो सिग्निफिकेंट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट लगभग कांस्टेंट है। ये ठीक है कि
2005, 6 और 7 में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, लेकिन 2008 में फिर से पूंजीवादी जो सिस्टम है वो एक संकट में फंस गया था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, 2 बैंक फेल हो गए थे और उसके बाद बैंक फेल होने की एक झड़ी सी लग गई और वो फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में फैल गया था। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी उसमें। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये कई तरह के संकटों में फंसती रहती है। कल भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने बताया था कि 40 तरह के डिफरेंट इसमें रिस्क हो सकते हैं। एक मेरी स्टूडेंट है मीनाक्षी लाकड़ा, तो उसने इस विषय पे रिसर्च भी की है और उसने ग्लोबल इकोनॉमिक जो रिस्क है तो इसको फाइनेंशियल रिस्क से, बैंकिंग रिस्क से और डिफरेंट तरह के रिस्क से रिलेट करने के लिए स्टडी भी की थी। 2008 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और उसके बाद से तो एम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ नहीं पा रही है, बल्कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के फेज में हम पहुंच चुके हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे रूप में आ गया कि अब ये एक बार आ गया तो फिर ये जाने ही वाला नहीं है। आप कह सकते हो कि लेबर कांस्टेंट है, बल्कि कांस्टेंट क्या है कि एक सेंस में तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट घट रही है और कोविड-19 आने के बाद तो बहुत तेजी से घट चुकी है, यानी बेरोजगारी की इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसी बेरोजगारी, ऐसी भयंकर बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई है। यानी कि जो पहले के विश्व युद्ध हुए उस समय भी ऐसी भयंकर बेरोजगारी नहीं हुई है और पहले जो रिसेशंस आए हैं तो कभी भी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है। तो आप कह सकते हो, यानी कि आप जो किताबों में पढ़ते हो तो आप लेबर को वेरिएबल इनपुट और कैपिटल को आप जो है फिक्स इनपुट लेते हो, लेकिन आप उल्टा करके देखिए कि लेबर जो है फिक्स्ड है और कैपिटल जो है बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं कि लेबर कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट है या घट रही है और कैपिटल जो है बढ़ती जा रही है। कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती जा रही है, तो उसके जो रिटर्न्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, वो गिरेंगे। तो जो रिटर्न्स हैं वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ उसका स्लोप है और वो रिटर्न्स गिर रहे हैं। इसको इस सेंस में समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कैपिटल की ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस दी जाएंगी तो रिटर्न्स जो हैं कैपिटलिज्म के, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के और इस तरह से कैपिटलिज्म बढ़ते जाने के और कैपिटल के बढ़ते जाने के जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव होंगे। तो आप ऐसे समझिए, नेगेटिव रिटर्न्स होने का क्या मतलब है कि कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये एक मशीन की तरह है। इसके बहुत सारे अवयव हैं, इसके बहुत सारे अंग हैं। स्टॉक मार्केट है, बैंकिंग है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम्स हैं। तो ये सब पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसकी ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके जो अंग हैं तो ये एक मशीन की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरवोवन हैं, अंतर्गुम्फित है, ऐसा कह सकते हो। और ये जो मशीन है काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने रिप्लेसमेंट थ्योरी पढ़ी होगी, रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ी होगी। तो उसमें थ्योरी साफ ये कहती है कि जब कोई मशीन पुरानी हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो मशीन को रिप्लेस करने में फ़ायदा रहता है, उस मशीन को हमें नहीं रखना चाहिए। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके जो नेगेटिव रिटर्न है वो क्या हैं? देखिए, पूरी दुनिया में भयंकर गरीबी, हमारे देश में ही अब सरकार ये मान रही है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं और पूरी दुनिया में गरीबों की संख्या यानी कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा, अगर इसमें आप लैटिन अमेरिकी कंट्री लगा लें और आप इसमें अफ्रीकन कंट्री लगा लें और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश इसमें लगा लें, और बड़े देशों में भी, यानी कि जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, सुपर रिच कहते हैं, वहाँ भी सचमुच में अमेरिका में 8% लोग तो सचमुच में गरीब हैं। सचमुच में गरीब होने का मतलब ये है कि उनके पास घर नहीं है, कोई एक फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है, कोई किसी सड़क पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। सचमुच के जो गरीब है 8% तो वहाँ भी हैं, 8% कम नहीं होते हैं।
एक शक्ति जो अपने आप को, एक महाशक्ति जो अपने आप को सुपर पावर बताते हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 बताते हैं जीडीपी में, तो वहाँ भी 8% लोग सचमुच के गरीब हैं। तो एक तो भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण का संकट है, जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, और एनवायरमेंटल क्राइसिस का ही एक हिस्सा और उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक हो चुका है वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है। बहुत सारे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम कहते हैं, हम गरीबी को कहते हैं, हम बेरोजगारी को कहते हैं, और इनसे भी बड़ी जो समस्या है वो असमानता है, यानी भयंकर असमानता। इतनी असमानता कि एक आदमी तो 5,000 रुपये भी ना कमा सके और एक आदमी जो है वो महीने में 2 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग भी हैं। तो इतने गुना ज़्यादा असमानता जो है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। असमानता क्या कहते हैं, मनुष्यों में भी है, व्यक्तियों में है, परिवारों में है, देशों में है, शहरों में है, यानी आप किसी भी तरह से इसको मान लीजिए तो वो बढ़ती जाती है। तो एक तो ये इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, बहुत सारी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो तरह तरह के मेजर्ड कन्फ्लिक्ट्स बल्कि किए जा रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, युद्ध लड़े जा रहे हैं, और आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, तो ये इसके नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ये सब के सब पूंजीवाद की वजह से ही पैदा होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये देखिए कि मान लीजिए चाइना में सरकार अपने उद्योगपतियों को बहुत सस्ता ऋण दे, सस्ती बिजली दे, सस्ती ज़मीन दे, और मजदूरों को ठेके पर एम्प्लॉय करने का काम भी सरकार ही करे, और मजदूरों को के ऊपर जुल्म करे, यानी उनको ऑर्गेनाइज होने से रोके, उनको संगठित होने से रोके। कोई भी वहाँ चाइना में जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, तथाकथित कम्युनिस्ट, वहाँ पर कोई भी 2 मजदूर इकट्ठे होकर अपनी शिकायत लेके किसी कंपनी में या किसी सरकार के पास या किसी विभाग में नहीं जा सकते हैं, यानी सबको अलग अलग रिपोर्ट करना पड़ेगा। उनको तो संगठन करने से रोकें, और दूसरी तरफ जो पूंजीपतियों के प्रति पूरी तरह उदार हो, तो उससे क्या होता है, इस तरह के कामों से दूसरे देशों में मजदूरों का रोजगार छिन जाता है। तो भारत में मजदूरों का रोजगार छिन जाता है। तो भारत की सरकार को भी राष्ट्रवाद अपनाना पड़ता है, छद्म राष्ट्रवाद अपनाना पड़ता है। चीन की सरकार को भी छद्म राष्ट्रवाद अपनाना पड़ता है, और उसके लिए कई बार उनको छोटे छोटे जो ये कभी हम फेस ऑफ कह देते हैं, कभी क्लैश कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि बिना लड़ाई के ही संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष अभी देखा आपने गलवान में हुआ। विभिन्न देशों की सरकारों को इस तरह के राष्ट्रवाद अपनाना पड़ता है अपने देश की जनता को बहकाए रखने के लिए, अपने देश की जनता को उलझाए रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हथियारों के बाजार के लिए युद्ध होते हैं, यानी देश हैं तो उनकी सीमाएं हैं, सीमाएं हैं तो उनके ऊपर सैनिक हैं, सैनिक हैं तो सैनिकों को हथियार चाहिए, और हथियार बेचने वाली कंपनियों को ये बात पता है कि इनको हथियार चाहिए, तो वो चाहेंगे कि इनमें छोटे छोटे झगड़े हों। बड़े झगड़े पूंजीवाद को भी पसंद नहीं है, तो बड़े बड़े युद्ध उसको भी पसंद नहीं है। हाँ, गलती से ऐसा हो सकता है कि बड़ा युद्ध हो जाए, अचानक सेना को अधिक शक्तियां मिल जाएं और बड़ा युद्ध हो जाए। पूंजीवाद ये नहीं चाहता कि बड़ा युद्ध हो, वो तो थोड़ा थोड़ा युद्ध करके थोड़े थोड़े लोग धीरे धीरे मरते रहें और उनके हथियारों की सेल होती रहे। एक देश को वो सस्ता देते रहें, दूसरे देश को 5-5 गुना महंगा देते रहें। टूटीकोरिन में अपने मजदूरों के ऊपर गोलियां 2-3 साल पहले चलाई गई थी, कॉपर माइन को बंद करने के लिए। ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो चलाई गई थी। तो जो उसके स्नाइपर्स थे वो इजराइल से ट्रेन होकर आए थे, तो उन स्नाइपर्स को मुफ्त में ट्रेनिंग, मुफ्त में हथियार दिए जा सकते हैं, ताकि उसके बाद यानी एक ग्रुप को वो सस्ते दिए जाएं, मुफ्त दिए जाएं, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब उसकी ज़रूरत बन जाए तो उनको महंगे 5-5 गुना महंगे दिए जाएं। तो हम देख रहे हैं कि हथियारों का जो पूरा कारोबार है वो ये पूंजीवाद का पैदा किया गया है। तो पूंजीवाद क्या करता है कि एक देश में शोषण करता है, तो शोषण जब बढ़ जाता है तो सरकारों को राष्ट्रवाद अपनाना पड़ता है, तो उसकी बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की वजह से आपस में युद्ध हो जाते हैं, और इसी तरह से आतंकवाद का भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म की डोज बढ़ती जाती है, तो इसके नेगेटिव रिटर्न्स जो हैं वो इस फॉर्म में आने शुरू होते हैं। वो युद्ध की फॉर्म में आते हैं,
वो आतंकवाद की फॉर्म में आते हैं, बढ़ती हुई गरीबी की फॉर्म में आते हैं, असमानता की फॉर्म में आते हैं, बेरोजगारी की फॉर्म में आते हैं, और बीमारियों की फॉर्म में भी आते हैं। तरह तरह की जो एंडेमिक और जो ये पेंडेमिक आ गई है। लिपिन नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि सभी ये जो वायरस जनित जो रोग, जो महामारियां इरप्ट हो रही हैं, पूरी दुनिया में फैल रही हैं, इसकी क्या वजह है? तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह है एक तो कटते हुए जंगल, जो कि आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद की वजह से ही काटे जाते हैं। दूसरी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यानी सूटेबल टेम्परेचर जो वायरसेस को मिल रहा है। और तीसरी, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो एयर ट्रेवलिंग है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो चुकी है। एक जगह कुछ होगा तो पूरी दुनिया पे उसका असर होगा और वो पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है। यानी इकोनॉमिक रीजंस इसके हैं ही, और मेनली हम उसमें देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म इसका मेन रीजन है। ऐसा भी हो सकता है, इसका शक है, अभी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही जा रही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कंप्यूटर के केस में होता था कि कुछ कंपनीज जो थी वो कंप्यूटर वायरस बनाती थी, स्प्रेड करती थी, और खुद ही वो वैक्सीन बनाती थी। तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का ये हिडन एजेंडा हो सकता है। अभी ये शक ही है, अभी हमें इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते हैं, पक्के प्रूफ इसके बारे में। असल में जो लोग ऐसा काम करेंगे वो प्रूफ क्यों छोड़ेंगे? यानी ये जो बीमारियां हैं ये भी इसी का है। इसके अलावा जितने भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी तरह के जातीय कन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी तरह के रेशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं, रंग आधारित हैं, जाति आधारित हैं, या एथनिसिटी बेस्ड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब कन्फ्लिक्ट्स भी इसीलिए हैं कि जो पूंजीवादी सत्ता है वो लोगों को बांटे रखना चाहती है, और वो आपस में बटे रहें, और उनको लड़वाने के लिए ऐसी ताकतों को उभार देते हैं। तो ये जो है पूंजीवाद के नेगेटिव रिटर्न्स है। देखिए, फांसीवाद की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां से भी हमें यही समझ में आएगा कि जब अर्थव्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही होती हैं, जब बहुत सारे पूंजीपतियों को, बहुत सारे बिजनेसमैन को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अब आगे काम करना मुश्किल है, रिटर्न्स बहुत कम हैं, तो फिर वो सत्ता ऐसी पार्टीज को सौंप देते हैं जो बहुत ही कठोर हों, जो फांसीवाद का प्रयोग करें, जो जनता को दबा सकें, जन अधिकारों को दबा सकें, जो मजदूरों के अधिकार कम कर सकें। तो फिर वो सत्ता उनको सौंप देते हैं। तो ऐसा कई बार देखने में आया इतिहास में। तो इस यानी जो फांसीवाद है ये भी सड़ते हुए, गलते हुए, नष्ट होते हुए पूंजीवाद का ही एक रूप होता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये अपने आखिरी दौर में आ चुकी है। तो मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के माध्यम से, और क्या कहते हैं, मशीन रिप्लेसमेंट थ्योरी के माध्यम से बता रहा था कि अगर कोई मशीन पुरानी हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था की मशीन है इसकी ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और ये कॉस्ट इन तरह तरह के कन्फ्लिक्ट्स में, तरह तरह के झगड़ों में, लड़ाई झगड़ों में, फांसीवाद में, और गरीबी में, असमानता में, इनमें ये दिखाई दे रही है। देखिए, जो सरकारें हैं ये इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, ये इस मशीन को ठोक पीट कर चलाने की कोशिश कर रही हैं, और इसके लिए कई बार ये तरह तरह के मेजर्स लेती हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया, तो लागू करने से पहले इसकी खूब प्रशंसा की गई, बताया गया ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें जो दुकानदार हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनको यानी वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बात रखी गई। तो एक तरह से ये तो करप्शन को दूर करने का सिस्टम माना जा रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले इसको लागू करना चाहती थी, बीजेपी आ गई तो उसने भी उसको लागू करने की कोशिश की। तो बाकी किसी पार्टी का भी इसकी तरफ से कोई विरोध नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद ये एक अच्छा सिस्टम होगा और सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या हुआ है। सैकड़ों स्टडीज हो चुकी हैं जीएसटी के ऊपर, और उसमें पता ये लगा है कि जो छोटा जो व्यवसायी था, छोटे जो दुकानदार थे, और जो क्या कहते हैं, जो लोग भी लघु उद्योग में थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में थे, तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी। यानी उनको ये काम तो करना आता नहीं था कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल किया जाए। तो उनका काफ़ी समय, एक दिन में, एक महीने में कई बार उनके 3 दिन, कई बार 4 दिन
तो उसमें खर्च हो जाते थे और उनके लिए बहुत कम्बरसम ये रहा है, बहुत ही मुश्किल रहा है। तो ये यानी इसके रेवेन्यू बढ़ने की बजाय रेवेन्यू घट गया है। और करप्शन के बारे में भी हमें पता लगा है, मैंने बहुत सारे शॉपकीपर से खुद ही बात की है, उन्होंने कहा है कि करप्शन भी बढ़ी है। तो इंस्पेक्टर्स हैं जो टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट से, सेल्स एंड एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट से जो भी लोग हैं, तो अब वो ज़्यादा पैसा पहले से ज़्यादा मांग रहे हैं। तो करप्शन भी कम नहीं हुआ है, रेवेन्यू भी घट गया है, इकोनॉमी स्लो होने की वजह से कम हुआ है। तो यानी जो भी स्टेप लिया जाता है इसको ठोक पीट करने के लिए, तो वो उल्टा ही पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार के बारे में ये नहीं कह रहे कि सरकार ये गलत काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी सिस्टम है ये सरकारों को मजबूर कर देता है कि ये कुछ भी गरीबों की फेवर में ना कर पाए, कमजोरों के फेवर में ना कर पाए। ये यानी जो भी कमजोर है, अगर दुकानदार है, एक बड़ा एक छोटा है, तो ये बड़े के फायदे में काम करेगा। ये रिलायंस ट्रेंड्स की जो कपड़े बेचते हैं उसके फेवर में काम करेगा, जो एक छोटा दर्जी है उसके फेवर में ये काम नहीं करेगा। अगर कोई फैक्ट्री है तो बड़ी फैक्ट्री के फेवर में काम करेगा, छोटी के फेवर में नहीं करेगा। यानी जहां भी जो छोटा और कमजोर होगा तो उसके फेवर में ये काम नहीं करता है। ये सरकार आने से पहले जो पुरानी सरकार थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही थी, बार बार कह रही थी लोगों को इसमें इंक्लूड करना है, शामिल करना है, लेकिन क्या वो कर पाए, ये सवाल है। किस हद तक वो कर पाए? वो सिर्फ एक राहत देने तक ही कर पाए हैं, भाई जी सके। जैसे उन्होंने मनरेगा शुरू कर दिया, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू किया गया, मनरेगा स्कीम लागू की गई, लेकिन उसमें कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, ठीक तरह से लागू नहीं हो पाया। 100 दिन काम का वायदा किया गया, पर हम देख रहे हैं कि अगर निकाला जाए कि कितने लोगों को कितना काम मिला, तो बहुत ही कम काम मिला है। हरियाणा में तो एक साल में एक फैमिली को जो मनरेगा में रजिस्टर हुई है उसको 5 दिन भी काम नहीं मिला। तो क्या जो उनका प्रॉमिस था 100 दिन काम देने का, या काम ना भी हो तो भी जो वेजेस देने का जो प्रॉमिस था, तो क्या वो प्रॉमिस पूरा हो पाया? तो नहीं हो पाया। और उसके बाद जो ये नई सरकार आई, जो बीजेपी की सरकार आई, तो इन्होंने एक बार तो बजट बहुत ही कम कर दिया और अब इन्होंने थोड़ा सा बजट बढ़ाया है। फिर भी ये पहले जितना नहीं पहुंचा है, लेकिन अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये इसमें मनरेगा स्कीम में पैसा लगा सकें। यानी ये पूंजीवादी मशीन को ठोक पीट कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो विकास का रथ है इसमें जो घोड़े हैं ये उल्टे जुते हुए हैं। तो जब हम इनको हाँकते हैं तो ये घोड़े आगे नहीं चलते, ये उस रथ को और पीछे धकेल देते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था है, इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। यानी इसको ठीक करने की कितनी भी कोशिश की जाए, चाहे पूरी की पूरी करप्शन इसमें से खत्म भी हो जाए, तो भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके पीछे तर्क क्या है, वो तर्क मैं आपको बताता हूं। जो जड़ पूंजी है वो लगातार बढ़ती जाती है पूंजीवादी व्यवस्था में। क्यों? जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनका काम होता है वर्कर्स से सरप्लस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना। पहली बात तो वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब है एक सेट ऑफ बेनिफिट्स, ए सेट ऑफ यूटिलिटीज। यानी वैल्यू को हम कंज्यूमर के एंगल से देखते हैं। जो फाइनल यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसको किसी उत्पादन से क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या उपयोगिताएं मिलती हैं। लाभ नहीं कहना चाहिए, उपयोगिता हमें कहना चाहिए, यूटिलिटी हमें कहना चाहिए, या बेनिफिट्स हमें कहना चाहिए। तो उसको जो बेनिफिट का सेट मिलता है उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो ये वैल्यू जनरेशन का जो काम है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से लेबर ही ये काम करता है, वर्कर ही ये काम करता है। जो बाकी फैक्टर प्रोडक्शन है वो वैल्यूएशन नहीं कर सकते, वैल्यू जनरेट ही नहीं कर सकते हैं। और जो सरप्लस वैल्यू है उसका क्या अर्थ है? तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे में उत्पादन करता है, तो उसको जितनी वेजेस मिलती हैं उतनी वेजेस के लिए 2 घंटे का उत्पादन ही काफ़ी है। तो बचे हुए जो 6 घंटे का काम है वो जो फैक्ट्री के मालिक को चला जाता है,
उत्पादक के उत्पादन के साधनों पर जिसका कब्जा है उसके पास चला जाता है, तो उसको हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। तो सरप्लस वैल्यू क्या है कि जो जितना उसको मिल रहा है उससे फालतू का जितने प्रोडक्शन है वो सब सरप्लस वैल्यू में आता है। आप समझ सकते हो कि एक कंपनी में अगर 4 डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वैल्यू एडिशन का जो काम है, वैल्यू जनरेशन का, वैल्यू एडिशन का, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना के उसमें यूटिलिटीज डालने का जो काम है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। बाकी 3 डिपार्टमेंट जो हैं उस वैल्यू को एप्रोप्रिएट करते हैं। अगर कंपनीज ये काम आउटसोर्स भी कर दें, यानी मार्केटिंग का काम किसी और को दे दें, या कुछ और मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज बीच में आ जाएं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएं, रिटेलर्स आ जाएं, या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आ जाएं, या एडवर्टाइजिंग कंपनी आ जाएं, तो ये सब भी उसी जो टोटल वैल्यू जनरेट हुई है और जिसकी कीमत फाइनली कंज्यूमर्स अदा करते हैं, कंज्यूमर जिसको पे करते हैं, तो उसी में से ये सब बांटते हैं, उसी में से एप्रोप्रिएट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो फर्म है हमारी, तो उसमें जो पूंजीपति है, जो उसका मालिक है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी पूंजी लगातार क्यों बढ़ाता है? ताकि वो सरप्लस वैल्यू को बढ़ा सके। तो सरप्लस वैल्यू को वो कैसे बढ़ाता है? या तो वो काम के घंटे बढ़ाकर कर सकता है, या वेज रेट कम करके कर सकता है, या अच्छी से अच्छी मशीनरी लगा के प्रोडक्टिविटी बढ़ा के कर सकता है, या अपनी मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उनको बदल के कर सकता है। तो इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी ये दोनों सिनोनिम हैं एक तरह से, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और मैनेजमेंट में जो काम होते हैं, मैनेजमेंट में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होती है भाई, लोग मिलते हैं, बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो एक प्रोसेस है, यानी एक स्टेप्स हैं उसमें जो बार बार लिए जाते हैं। और इसी तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में एक स्टेप्स होते हैं, तो यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिहाज से तो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों एक ही चीज़ हैं, और दोनों में जो इनोवेशन है उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इन 3 तरीके से जो पूंजीपति है वो बढ़ाता है। और जो सरप्लस जनरेट करता है देखिए उसको ये फायदा है कि वो कम से कम वर्कर रखे। वो लगातार ये बात महसूस करता है कि वर्कर्स कम से कम रखे जाएं, और जो फिक्स कैपिटल है वो बढ़ाई जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, मशीनरी बढ़िया यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी कई जगह होती है, टेक्नोलॉजी मशीन के अंदर भी है, टेक्नोलॉजी आदमी के माइंड में भी है, टेक्नोलॉजी एक मैनेजरियल प्रोसेस में भी आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लेबर है, जो वेज अर्नर्स हैं, जो सैलरी अर्नर्स हैं, जो फर्म में कंपनी में काम करते हैं, वो उनकी संख्या को घटाना चाहेगा, क्योंकि उनसे काम लेने में उसको मुश्किल आती है। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है तो उनको ये रहता है कि ये ट्रेड यूनियन बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मांग करेंगे। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मशीन की मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मशीन को संभालना आसान काम है। तो इसलिए वो जड़ पूंजी को बढ़ाएगा, क्योंकि उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सरप्लस वैल्यू उसको लगता है कि वो कम वर्कर से ज़्यादा सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो जड़ पूंजी बढ़ती जाती है। साथ साथ ये देखिए एक बात और भी देखने वाली है, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। हम अपनी इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और जो मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी है उसमें हम यूज़ करते हैं फिक्स कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल। तो जो वेरिएबल कैपिटल है उसमें सिर्फ वो श्रम को मानते हैं, और हम जो वर्किंग कैपिटल है उसमें हम लेबर, मटेरियल और यूटिलिटीज़ और सभी तरह के इन्वेस्टमेंट, वो सब भी वर्किंग कैपिटल में आते हैं। जो भी करंट असेट्स हैं उसको हम करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जो हम इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखिए तो उसमें वर्किंग कैपिटल का अर्थ होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में फ़र्क है, लेकिन दोनों में ही एक चीज़ ये साफ है कि जो मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी है उसमें हम फिक्स कैपिटल में मटेरियल को भी डाल दें, और बल्कि एनर्जी पे जो खर्चा हुआ है वो भी फिक्स कैपिटल का ही हिस्सा होता है। तो ये जो कैपिटल है ये लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी बात जो है, जब ये बढ़ जाएगी तो लेबर और कैपिटल की रेशो में लेबर की रेशो घटती जा रही है,
तो जो श्रम के लिए जो पूंजी है वो लगातार कम होती जाती है, और ऐसा करने की लगातार अनिवार्यता होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बाजार में बहुत सारे पूंजीपति होते हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है। तो उस कंपटीशन की वजह से दूसरों के ऊपर मतलब विजय पाने की वजह से मतलब कंपटीशन में दूसरों को हराने के लिए उनको ज़रूरत होती है कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम करें। अब मैं वेरिएबल इनपुट या वेरिएबल कैपिटल नहीं कह रहा हूँ, मैं वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ। तो वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम करें और फिक्स कॉस्ट चाहे उनकी ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं, अब ये पॉइंट देखने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ने के बाद फर्म्स का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। या आम भाषा में इसको कहें तो इसका अर्थ है कि जैसे आम दुकानदारों से हम बात करते हैं तो वो कहेंगे कि सेल तो हो रही है पर जितनी सेल चाहिए उतनी नहीं हो रही है, जितनी सेल हमें लगातार काम करने के लिए चाहिए उतनी नहीं हो रही है। वो ऐसा कहेंगे इतनी सेल नहीं हो पा रही है कि हम बिजली का बिल भी चुका दें और इस दुकान का किराया भी चुका दें और जो हमने स्टाफ रखा हुआ है उसकी सैलरी भी दे दें, चाहे कस्टमर आए या ना आए, जो उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट है उसकी भी पेमेंट करते हैं। यानी ब्रेक इवन जो पॉइंट है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है, तो वो जो पॉइंट है वो काफ़ी ऊंचा चला जाता है। काफ़ी ऊंचा का मतलब ये है, वो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 आने से पहले ही 65 से 70% के बीच में ब्रेक इवन पॉइंट्स पर कंपनी चल रही थी। अपना परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देश में काफ़ी चल रहा था। इतनी कैपेसिटी पर चलने के बाद भी सभी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज तो प्रॉब्लम में थे ही, और बड़ी बड़ी कंपनीज में से भी बहुत ही कम कंपनी थी जो ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर पा रही थी। देखिए, जो कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट को पार करती हैं वो तो प्रॉफिट में रहेंगी, और जो उसको पार नहीं करते हैं वो लॉस में आ जाएंगी और वो धीरे धीरे बंद भी हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हो इससे क्या होता है। इससे जैसे ही ठीक सिचुएशन दिखती है तो बड़े बिजनेसमैन जो है छोटी कंपनीज को खरीद लेते हैं या उनके असेट्स खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कैपिटल कंसंट्रेशन बढ़ती है। हर फर्म में कैपिटल लगातार बढ़ती जाती है तो बात है ही, इसके अलावा वो कितने हाथों में है, वो उसका कंट्रोल कितने हाथों में है, उसका कब्जा कितने लोगों के पास है, तो वो कब्जे वाले हाथ भी घटते जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूंजी का एकीकरण बढ़ता जाता है, कैपिटल की इंटीग्रेशन लगातार इसमें बढ़ती जाती है। हमने कहा कि लेबर घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है, और ज़्यादातर फर्म्स का जो प्रॉफिट का रेट है वो घट रहा है। प्रॉफिट का रेट भी घटेगा। वो क्यों घटेगा? देखिए, जब कैपिटल ज़्यादा होगी तो रिटर्न ऑन कैपिटल कम होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल कम होने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि जितनी सेल होनी चाहिए उतनी सेल नहीं हो पा रही है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन होगा। जब हर फर्म ही कम वर्कर्स को रखेगी, और हमारे देश में आप देख भी सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट मैकेनाइजेशन की वजह से कई राज्यों में घट रही है। जहाँ भी मैकेनाइजेशन बढ़ेगी वहाँ और घटेगी। इंडस्ट्री में भी घट रही है, सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट घट रही है। यहाँ तक कि जो बैंक्स जो थे, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे, तो वहाँ भी लगातार से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करने की वजह से वहाँ घट रही है। और जो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत बढ़ भी रही है वो तो बहुत कम पैसा दे रही है। मान लीजिए एटीएम के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो महीने में वो 5,000 रुपये भी कमा नहीं पा रहा है, छुट्टी के पैसा उसमें से काट लिया जाता है उसका। तो कुल मिला के सभी जगह जो एम्प्लॉयमेंट घट रही थी, तो ये जब सभी जगह एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो अपने आप ही जब इनकम नहीं होगी तो डिमांड भी नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो पूंजीवाद जो है वो संकट में आ जाएगा, क्योंकि मार्केट्स आपस में क्लियर नहीं हो पाएंगी, डिमांड और सप्लाई मैच नहीं करेंगी। तो मार्केट जब क्लियर नहीं होगी तो यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा संकट है कि जो डिमांड का संकट है इसी को पूंजीवाद का सबसे बड़ा संकट है। तो भयंकर बेरोजगारी और तरह तरह की मार्केट्स का क्लियर ना होना, इसमें मार्केट फेलियर्स हर जगह होता रहता है। फर्म्स के केस में नहीं, आप कोई भी मार्केट देखिए, आप चाहे लोन की मार्केट देखिए, बैंक्स हैं लोन देना चाहते हैं,
बहुत सारे लोग ले लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो डिमांड और सप्लाई आपस में लोन की मार्केट में मैच नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो फंड रेज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी कहती रहती है कि आप नया बिजनेस शुरू कीजिए, स्टार्टअप शुरू कीजिए। एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क बनाया गया है। ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो हम आपको फंड प्रोवाइड करने वालों से, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वालों से और मार्केट प्रोवाइड करने वालों से, तीनों से हम आपको ट्रेन करेंगे, आपको कनेक्ट कर देंगे। यानी हम आपको फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट से कनेक्ट करेंगे, आप बिजनेस शुरू कीजिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल पाता है। ऐसा भी देखने में आया, मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, तो पता लगा उन्होंने 200 300 प्रेजेंटेशंस वो अलग अलग बिजनेसमैन लोगों के सामने दे चुके हैं, तो भी उनका आइडिया उनको पसंद नहीं आया। कई बार तो ऐसा होता है कि आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन जो पुराने बिजनेसमैन हैं वो नहीं चाहते कि नई टेक्नोलॉजी आए, नई तरह का बिजनेस शुरू हो। तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं कि उस बिजनेस को बाद में बंद किया जा सके, खरीदा जा सके, रोका जा सके, काम ना करने दिया जाए। यानी इस समय के जो पूंजीवादी हैं वो नहीं चाहते कि नए और पूंजीपति पैदा हों। ये बात पूरे दुनिया में सच है। जो पूंजीपति देश हैं वो नहीं चाहते, जो विकसित देश हैं, पूंजीपति देशों में जो विकसित देश हैं वो नहीं चाहते कि पूंजीवाद का दूसरी जगहों पर विकास हो। तो विकास होगा कैसे? जो ताकतवर लोग हैं वो असल में वो सरप्लस वैल्यू तभी तक अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, तभी तक उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब कुछ देशों में विकसित पूंजीवाद और कुछ देशों में अविकसित पूंजीवाद हो। तो इसलिए वो जब चाहेंगे ही नहीं कि दूसरे देशों में पूंजीवाद का विकास हो तो आगे विकास होगा कैसे? यानी जो लोग पूंजीवाद को पसंद भी करते हैं, जो इसके बहुत सारे फायदे गिनवाते हैं, वो भी इसका आगे विकास नहीं कर पाएंगे। जब वर्कर्स बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा होगा, जब इनकम्स ही नहीं होंगी तो वो बाजार में खरीद नहीं पाएंगे और तरह तरह की मार्केट फेलियर होगी। तो लोन मार्केट फेलियर मैंने आपको बताया, कैपिटल मार्केट फेलियर मैंने आपको बताया और इसी तरह से प्रोडक्ट मार्केट फेलियर मैंने आपको बताया। और यानी हर तरह की मार्केट में जो मांग करने वाली शक्तियां हैं वो अलग हो जाती हैं और जो दूसरी सप्लाई करने वाली शक्तियां हैं वो अलग हो जाती हैं। वो उनका आपस में जब मेल ही नहीं होगा, जब वो आपस में बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, तरह तरह के डिफरेंट तरह के रिस्क की वजह से जब मार्केट्स क्लियर नहीं होंगी, तो जब मार्केट काम ही नहीं करेगी, तो मार्केट मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा, तो फिर ये पूंजीवाद आगे कैसे काम करेगा? तो एक तो ये साइड थी आर्गुमेंट की। हमारी जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे, बर्जुआ इकोनॉमिक्स इसको कह सकते हो, उसके एंगल से आपके सामने रखा था। बीच में थोड़ा बहुत मैंने मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, लेकिन जो दूसरी आर्गुमेंट है अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वो इसके बारे में क्या कहता है, क्यों पूंजीवाद को अब चले जाना चाहिए, इसकी जो लॉजिकल आर्गुमेंट है वो क्या है। एक तो देखने वाली बात यह है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हम ये मानते हैं कि जो समाज है वो पूरी दुनिया में एक साथ तो नहीं, कहीं आगे कहीं पीछे, लेकिन मोटे तौर पर ब्रॉड तरीके से वो इसी तरह से परिवर्तित होता है। उसमें कुछ स्टेजेस आती हैं, तो वो स्टेजेस क्या आती हैं? तो हम जानते हैं कि शुरू में एक आदिम साम्यवाद था। ये पहली स्टेज होती है, आदिम साम्यवाद था। यानी कि ये वो समय है, समझ लीजिए कि जब मनुष्य जो है पेड़ों से तो नीचे उतर चुका था, इकट्ठे आपस में रहने लगे थे, कबीलों में रहने लगे थे और वो हंटर गैदरर्स थे। यानी कि वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी कर सकते थे या शिकार कर सकते थे। तो एक तरह से साम्यवादी था। क्योंकि कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था, तो जो भी वो इकट्ठा करके या शिकार करके लाते थे उसको आपस में बांट के खा लेते थे। लेकिन इसमें एक कमी थी सिस्टम में। इसमें कमी ये थी कि इनको कई बार कई दिन भूखा रहना पड़ता था, कई बार कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और कई बार पूरे के पूरे कबीले को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह में जाना पड़ता था। हालांकि जनसंख्या कम थी, ये पक्का रहा होगा कि वो संघर्ष से बचने के लिए दूर से दूर चले जाते होंगे। यानी अफ्रीका में से जो लोग निकले और अफ्रीका में से निकल के वो एशिया में गए और एशिया में
सभी दिशाओं में गए और एशिया से ऊपर जाते हुए यूरोप में गए। यूरोप से वो ऊपर आइलैंड्स पर भी पहुंच गए, यानी इंग्लैंड भी गए, नॉर्वे भी गए और आइसलैंड तक भी लोग पहुंच गए। पूरी धरती के ऊपर वो धीरे धीरे फैल गए। तो हम बात ये कर रहे थे कि वो गए क्यों, तो वो इसी वजह से गए कि वो खाने की तलाश में गए। तो उनको खाना मिले, उनको पानी मिल जाए, पीने का पानी, साफ पानी मिल जाए। जहाँ जहाँ नदियाँ थी, नदियों के किनारे घाटियों में से होते होते वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते चले गए। समस्या क्या थी कि उनको खाने को नहीं मिलता था। तो इसके बाद जो अगली स्टेज है उसमें निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हंटर गैदरर से के बाद उन्होंने पहले पशुपालन सीखा होगा, क्योंकि वो लगा होगा कि बार बार हर रोज़ पशु ढूंढ ढूंढ के मारने से अच्छा है कि पशुओं को पाल लिया जाए। तो एक बार पशु उन्होंने शुरू में मांस के लिए पाले होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा भाई इससे दूध भी मिल सकता है, इससे और चीज़ें भी मिल सकती हैं, हड्डियों से औजार बनाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पशुपालन शुरू किया होगा। जब पशु शक्ति एक बार हाथ में आ गई तो फिर उन्होंने खेती की तरफ बढ़े होंगे। लोहे का आविष्कार हो गया होगा या किसी मेटल का आविष्कार हो गया होगा। तो जैसे हड़प्पा संस्कृति में कांसे का आविष्कार हो गया था और क्या कहते हैं आर्य सभ्यता में लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो उन मेटल्स की वजह से वो खेती कर सकते थे। तो जैसे ही पशुपालन और ये खेती थोड़ा पीछे शुरू हुई होगी, तो जब ये शुरू हुई होगी तो बहुत सारे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी। ये भी लगता होगा अभी यहाँ पानी है वहाँ नहीं है, तो क्यों ना दूसरे कबीलों पर हमला किया जाए। तो इसमें हमले किए गए होंगे, हमला करके दास बनाए गए, तो दास प्रथा शुरू हो गई। तो दास प्रथा में हम ये देख रहे हैं कि जो दास है वो गुलाम है, और जो दास जो भी उत्पादन करता है उसके ऊपर भी मालिक है। तो यहाँ दो वर्ग बन चुके हैं, एक शोषक का वर्ग है और एक शोषित का वर्ग। तो जब ये दो वर्ग बन जाते हैं तब सरप्लस वैल्यू पैदा होती है। तो बिना शोषण के सरप्लस वैल्यू पैदा नहीं हो सकती है। तो दास प्रथा वाले सिस्टम में शोषण शुरू हो चुका है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि दासों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मान लीजिए कोई आदमी है, उसने देखिए आग का आविष्कार तो पहले हो चुका था, खेती हो चुकी है, ईंट बन चुकी है तो महल बन सकता है, महल बन गया तो हवेली बनेगी, हवेलियाँ बनेंगी तो हवेली में रहने वाले लोग होंगे। और उन्होंने अपने पास मान लीजिए दास भी रखे हुए हैं, और मान लीजिए जो खेत हैं वो बहुत दूर हैं, तो दासों को हर रोज़ चेन से बांध के दूर लेके जाना और लाना ये तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया होगा कि क्यों ना दासों को खेत पे ही छोड़ दिया जाए। तो दासों को जब खेत पे छोड़ दिया गया तो वहाँ वो काम करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने उनको एक तरह से आज़ाद कर दिया। हुआ तो बहुत जगह तो ऐसा ही हुआ है कि दास लोगों ने आपस में संगठन बना लिए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने विद्रोह किया। और कुछ जो दास नहीं थे, नॉन स्लेव जो लोग थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। तो इस तरह से ये सिस्टम धीरे धीरे लगभग पूरी दुनिया में इकट्ठा ही ख़त्म हो गया और सामंतवाद में संसार चला गया। तो सामंतवादी सिस्टम में हम ये देखते हैं कि पर्सन है, जो काम करने वाला आदमी है, जो दास है, दास तो है नहीं, तो जो काम करने वाला है वो तो आज़ाद हो गया, वो पीजेंट बन गया, वो किसान बन गया, वो तो खेतों में काम करने लग गया, तो उसको तो फ्रीडम दे दी गई। लेकिन जो उसकी उपज है वो फ्री नहीं है, उसका मालिक जो है वो सामंती है। और उस सामंत के साथ उसमें बहुत सारे शेयरर हैं, उसमें राजा भी है, और कई बार उसमें राजाओं का राजा, शाहों का शाह, शहनशाह या राजाओं का राजा, सम्राट, वो भी है। तो बहुत सारे उसमें लेवल्स हैं। और एक ऐसा भी होगा कि शहर और गांव थे, जो शहर वाले लोग थे वो गांवों से उपज खरीद लेते हैं, तो वो भी उसमें जो सरप्लस वैल्यू है उसको शेयर करने वाले हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो उत्पादन कर रहा है वो आज़ाद कर दिया गया और उसकी उपज के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया जाता था। कई बार 60%, कई बार 70%, कई बार 80%, कई बार सारा का सारा ही वो जो जमींदार है वो ले जाता था। ये सामंतवाद में। जल्दी से पूंजीवाद पे आते हैं। तो पूंजीवादी सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी। ऑफ कोर्स पहले शहरों में आपको पता है गिल्ड्स बनी थी, और गिल्ड से लोग टूट टूट के फैक्ट्रीज में आने शुरू हुए थे। अब यहाँ पर उनको मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। जो गाँव से लोग आए वो उन्होंने मजदूरी पे रख लिए, तो यहाँ मजदूर और मालिक हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मजदूर आज़ाद है, वो अपना श्रम किसी को भी बेच सकता है।
तो श्रम भी एक कमोडिटी बन गई, वो अपना जो लेबर है वो किसी को भी बेच सकता है, वो इस सेंस में आज़ाद है। और जो पूंजीवादी सिस्टम है, मार्केट मैकेनिज्म है, उसमें जो प्रोडक्ट है वो भी आज़ाद है। तो इसमें गुलाम क्या है, इसमें कब्जा किसके ऊपर है, इसमें जो उत्पादन के साधन हैं इसके ऊपर पूंजीवाद का कब्जा है। तो शुरू में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया और आज जो हम सिस्टम देख रहे हैं ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म है। तो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में आप इसको एक तुरंत से रिलेट कर सकते हो, बहुत जल्दी से समझ सकते हो, क्योंकि आप खुद इसी सिस्टम में रह रहे हो। आप समझ सकते हो कि दो जो तरीके हैं, एक शेयर मार्केट है और एक बैंक है। तो स्टॉक मार्केट और बैंक के थ्रू पूंजीवादी लोग जो है पूंजी उगा लेते हैं, पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं, बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं, और वो मालिकाना हक उनका शेयर्स का होता है। तो जो शेयर कैपिटल है, जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं तो वो उसका मालिक होता है। तो शेयर कैपिटल वाला जो आदमी है वो दूसरी कैपिटल के ऊपर, यानी जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, और यहाँ तक कि ट्रेंड ह्यूमन पावर, उनके माइंड्स के ऊपर भी, टेक्नोलॉजी में पेटेंट्स पे, कॉपीराइट्स पे, नॉलेज पे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर किस चीज़ का कब्जा है? शेयर कैपिटल का, फाइनेंशियल कैपिटल का। जो बैंक से जो लोन लिया वो भी फाइनेंशियल कैपिटल में आएगा, जो शेयर कैपिटल है वो भी फाइनेंशियल कैपिटल में आएगा। तो फाइनेंशियल कैपिटल का इन सब चीज़ों पे कब्जा हो जाता है। और फाइनेंशियल कैपिटल पूरी उसकी नहीं होती है जिसका कब्जा होता है, होती उसकी थोड़ी है, कई बार तो 1% ही होती है, और 99% जो है उसको वो कंट्रोल करता है। तो इस सिस्टम की मदद से इसको ये कंट्रोल कर लेता है। तो इस सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि सभी तरह के उत्पादन के साधनों पर वो 1% से भी कम लोगों का कब्जा हो चुका है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर कोई किसान ये समझ रहे हैं कि हम उनके कब्जे में नहीं हैं, हमारी तो ज़मीन हमारी ही है, तो वो इस गलती में हैं। इनडायरेक्टली उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे? देखिए, उनके सभी इनपुट के प्राइसेस फिक्स्ड हैं, मार्केट डिसाइड कर देती है कि ये प्राइस है। उनके सबके आउटपुट के प्राइसेस जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए सरकार द्वारा फिक्स कर दी जाती है। तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है एक पूंजीवादी की तरह व्यवहार करने का, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ उपजा सकता है, सब्सिडी तो मैक्सिमाइज कर सकता है, वो आउटपुट तो मैक्सिमाइज कर सकता है, लेकिन अपनी इनकम और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता है। तो एक तरह से चारों तरफ से फार्मर्स को घेर रखा है पूंजीवादी सिस्टम ने। तो कोई भी, यानी जितने भी अंग है पूंजीवाद में, वो ये ना समझे कि हमारे पास तो अपनी पूंजी है। जितने पूंजिया लोग हैं, स्मॉल कैपिटल वाले जो लोग हैं, वो ये ना समझे कि हम बड़े पूंजीवादियों से फ्री हैं। इनफैक्ट जो इनके पास 1% पूंजी है और 99% को कंट्रोल कर रहे हैं, वही लोग बाकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे देश में 6000 कंपनी हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इन 6000 कंपनी में 1500 कंपनियों में रेगुलर ट्रेडिंग होती है। 1500 कंपनियों में से 30 कंपनियां सेंसेक्स में हैं, सॉरी निफ्टी 50 में तो 50 कंपनियां हैं। तो अलग अलग तरह के जो इंडेक्स हैं उनमें आप देखते हो, जो इंडेक्स में आती हैं सेंसेक्स में, निफ्टी में, उन्हीं में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और उसमें भी 10-12 कंपनियों में ही ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो इन 6000 कंपनियों के 6000 मालिक नहीं हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन 6000 कंपनियों के 6000 मालिक नहीं हैं। इन 6000 कंपनियों के मुश्किल से 100-150 मालिक, और असल में इन 100-150 मालिक जो हैं ये भी मुश्किल से 20-30 घरानों के ही मालिक हैं। ये मैं लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। जो दूसरी कंपनीज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो तो काफ़ी संख्या में, वो तो 2.25 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो उनकी संख्या तो बड़ी है। लेकिन एक बात और भी बता दूं, बहुत सारी फेक कंपनियां भी हैं जो सिर्फ नाम मात्र की कंपनियां हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खोली गई हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज। अगर फैक्ट्रीज की बात देखी जाए तो वो 2.25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की अगर बात करें। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी हम ये देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ 30 ब्रोकर 90% बिजनेस को हैंडल करते हैं। देखिए, 30 ब्रोकर, आप गिनती पे उनके नाम देख सकते हो, गिन सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे मॉर्गन स्टैनले है, या हिंदुस्तान सिक्योरिटी, HDFC वाली, HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड है। ऐसे थोड़ी सी, यानी 30 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर जिनका कब्जा है। और ऐसा सभी जगह पे है, ऐसा हर एरिया में है कि कुछ फैमिलीज का ही पूरा का पूरा कब्जा होता है। तो भारी मोनोपोली इस सिस्टम में होती है।
अच्छा, मैं वापस मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी बता रहा था, तो उसके एंगल से मैं बता रहा था कि क्या चीज़ है। देखिए, जब हम आदिम साम्यवाद से दास प्रथा की तरफ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि दास और जो उत्पादन करते हैं दोनों गुलाम। दास प्रथा से जब हम सामंतवाद में जाते हैं, तब हम देख रहे हैं कि मनुष्य तो स्वतंत्र हो चुका है, मार्केट एक आज़ादी देती है, मनुष्य स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल है। उसके बाद जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम आता है, पूंजीवादी सिस्टम आता है, उसमें हम ये देख रहे हैं दोनों फ्री हो चुके हैं, और जो उत्पादन है वो सामाजिक बन चुका है। सामाजिक होने का अर्थ है कि सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए एक कार अगर बन रही है, एक फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, असल में उसके एक पीछे एक चेन होती है, बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि कंपनी तो सिर्फ कार को असेंबली कर रही है, फिर उनके स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां उनसे जुड़ी हुई हैं। स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो स्पेशल तरह के, जिनको रॉ मटेरियल्स चाहिए, स्पेशल तरह की शीट्स जो चाहिए उनको, स्टील की शीट्स मान लीजिए चाहिए, किसी को रॉड चाहिए, किसी को शीट चाहिए, किसी को कोल्ड रोल्ड चाहिए, किसी को किसी तरह की शीट चाहिए, किसी को किसी तरह की, वो बनाने वाली हैं। और उससे पीछे लोहा बनाने वाली कंपनियां हैं, और उससे पीछे माइनिंग बनाने वाली कंपनी, और बेचने में भी ये सब लोग आपस में जुड़े होते हैं। अगर वो अलग अलग कंपनी बना लें, अगर पूरा का पूरे हर एक बिजनेस प्रोसेस को भी वो आउटसोर्स कर दें, तो भी वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। उनके कनेक्ट होने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो टोटल वैल्यू है, जो यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो कस्टमर से लिया रेवेन्यू है, टोटल जो जनरेटेड वैल्यू है, उसमें से कितना कौन सा कब कितना कैसे अप्रोप्रिएट कर सकता है, बांट सकता है, आपस में ले सकता है। ठीक है, तो उसको बांटने के लिए ये आपस में जुड़े होते हैं। और इस तरह से जो प्रोडक्शन है, चाहे वो एक ही कंपनी के अंडर हो रहा हो, एक ही छत के, या वो किसी दूर भी जगह हो रहा हो, तो बिजनेस पार्टनर्स आपस में मिलजुल के वो काम करते हैं, तालमेल से काम करते हैं। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस पहले ही सोशलाइज हो चुकी है। इसमें ये नहीं कहना कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को सोशलाइज करना है, नो, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सब लोग कोऑपरेट करते हैं, कंपीट करते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। क्या चीज़ है जो सोशलाइज नहीं हुई है? वो ये कि पूंजी ही सोशलाइज नहीं हुई है। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि सोशलिज्म जो है कैपिटलिज्म से अच्छा है, कैपिटलिज्म की ये अच्छाइयाँ हैं, सोशलिज्म की ये अच्छाइयाँ हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो सोशलिज्म है ये अगली स्टेज है। कि कैपिटलिज्म जब पूरा विकास हो जाता है, जब उसमें रिटर्न्स कम रह जाते हैं, तो उसमें मार्केट्स जब ठीक काम नहीं कर पाती हैं, तो क्यों नहीं कर पाती हैं? मार्केट्स एक दूसरे को डिमांड एंड सप्लाई उसमें मैच नहीं कर पाती हैं, तो उसकी जो उनकी जो वजह हैं, उन वजहों को बिना इसको दूर किए, बिना अगली स्टेज में जाए, दूर नहीं हो सकता है। जैसे कि एक सीधा सा कॉमन सेंस मैं आपको देता हूँ, कॉमन सेंस की बात आपको बताता हूँ कि सोशलिज्म में थोड़े समय तक मार्केट्स रहेंगी, बाजार रहेंगे, जब तक कम्युनिज्म नहीं आता। तो उस दौरान स्टेट भी रहेगा, स्टेट का रोल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जो पॉलिसीज होंगी वो लेबर की फेवर में होंगी, वो प्रोलिटरेट की फेवर में होंगी, जो वैल्यू जनरेट करता है उसकी फेवर में होंगी, जो मेहनत कश है उसकी फेवर में होंगी, जो सैलरी और वेज अर्नर हैं, जो सचमुच में काम करते हैं, उसकी फेवर में होंगी। तो ऐसा जो सोशलिज्म जो है, जो वो एक सिर्फ रास्ता है। तो उस सोशलिज्म के दौरान कॉस्ट की जा सकती हैं और सिस्टम को ठीक चलाया जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट है, उसमें क्या क्या आता है। देखिए, उसमें इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, डेप्रिसिएशन आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आपका लेबर, मटेरियल और यूटिलिटीज यानी एनर्जी, वाटर वगैरह ये सब आता है। तो हम ये देख रहे हैं, देखिए मटेरियल की तो सिर्फ वेस्टेज ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं कम कर सकते, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके अपना के। तो जो पूंजीवाद है ये चाहता है कि फॉसिल फ्यूल पे चलते रहें। ये नहीं चाहते कि जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगा रखी हैं, जो तेल के रिफाइनरी की कंपनीज में जो पैसा लगा रखा है उसको डिसइन्वेस्ट किया जाए, उसको हटाया जाए, वो ऐसा नहीं चाहते। तो जो सोशलिज्म है वो बड़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, टाइडल एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ, और दूसरे जो वेस्टेज से एनर्जी पैदा करते हैं उसकी तरफ, जियोथर्मल एनर्जी की तरफ, उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से जा सकता है।
लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट कंपनी है ये उसको जाने से नहीं रोकेगी। तो जैसे ही उसकी तरफ स्विच करेंगे तो ये एनर्जी वाली कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, अब बची बात है इंटरेस्ट की। देखिए सोशलिस्ट सोसाइटी में जैसे कि हमने देखा है कि जैसे चाइना में वो करते हैं कि जो सरकार है बड़ा सस्ता लोन दे सकती है। ठीक है, तो एक सोशलिस्ट सोसाइटी में जो इंटरेस्ट की कॉस्ट चार्ज, इसी तरह से जब सभी कुछ सरकार को बिलोंग करेगा या समाज को, सरकार को नहीं बल्कि हमें कहना चाहिए समाज को, जो उत्पादन के साधन होंगे जब उनके उसके ऊपर समाज का कब्जा होगा और समाज उसका रेंट लेगा नहीं तो रेंट कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी। तो ना इंटरेस्ट कॉस्ट होगी ना रेंट कॉस्ट होगी। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी कॉस्ट सैलरी की होती है। जो जनरल मैनेजमेंट का जो काम करते हैं, जो सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं, सबसे बड़ी कॉस्ट वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। छोटी मोटी बिजली वगैरह की भी कॉस्ट होती है, टेलीफोन की भी कॉस्ट होती है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी सिस्टम में, सोशलिस्ट सिस्टम में लोगों को या तो एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में काम करना होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा यानी कि जो लोग अपनी चौधराहट रखना चाहते हैं, जो लोग एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, उनको वो काम दिया जाएगा। यानी सुबह तो वो एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, उसके बाद बचे हुए समय में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में काम करेंगे। तो उसमें कम पैसा दिया जाएगा, बल्कि जो फ्री में काम करना चाहेंगे उनको वो काम दिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होगी, रेंट कॉस्ट नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। तो आज भी डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रू कॉस्ट नहीं है। ट्रू कॉस्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग की ही होती है, जिसको यानी घिसाई को हम इधर भी गिन सकते हैं MRO में, और घिसाई को हम डेप्रिसिएशन में भी गिन सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सरकारें जो है वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट चार्ज करने देती हैं, जो कि एक एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती है। सरकारें बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप ये कॉस्ट चार्ज कीजिए, ताकि आपका कॉस्ट आई नहीं है पर कॉस्ट चार्ज कीजिए, और प्रॉफिट कम दिखे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स कम लगे। तो एक तरह का डेप्रिसिएशन चार्जेस देना एक तरह का इंसेंटिव है जो बिजनेसमैन लोगों को दिया जाता है। तो वो इंसेंटिव देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। तो मेन कॉस्ट जो है वो लेबर ही रह जाएगी। तो आराम से हम ये देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आराम से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यानी वेज अभी जो सारा मॉडल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चल रहा है, लेकिन अब जो मॉडल हम बता रहे हैं, जो हम आपको कह रहे हैं कि सोशलिज्म में ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसमें वेज और एम्प्लॉयमेंट दोनों मैक्सिमाइज की जाएंगे। देखिए, इससे तो बुर्जुआ अर्थशास्त्र भी इनकार नहीं करता है, इससे तो केन्जियन इकोनॉमिक्स भी इनकार नहीं करती है। केन्जियन इकोनॉमिक्स भी ये मानती है कि अगर हम ज्यादा लोगों को रोजगार दें और उसमें वेज भी कम ना करें, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं ना कि रोजगार बढ़ेगा तो वेज घटेगी, पर केन्जियन इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि वेज भी ज्यादा दीजिए और ज्यादा लोगों को रोजगार दीजिए तो डिमांड का संकट पैदा नहीं होगा। तो ये तो खुद बुर्जुआ इकोनॉमिक्स में ये बात मानती है। और सोशलिज्म में तो हमारा उद्देश्य ही सब लोगों को रोजगार देना होगा, और प्रोडक्टिव रोजगार देना होगा, यूजफुल रोजगार देना होगा, जो सोशली यूजफुल है, जो सचमुच में काम आने वाली चीजें हैं। हम ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे कि हम हथियार बना रहे हैं या हम वायरस बना रहे हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जो सोसाइटी के लिए यूजफुल चीजें हैं, जिसका सचमुच में बेनिफिट है, तो यानी ये वेज मैक्सिमाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन का मॉडल रहेगा सोशलिज्म में। सोशलिज्म, हम ये कह रहे हैं कि जो सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म के बाद की ज्यादा विकसित स्टेट है, क्योंकि कैपिटलिज्म में है जो वो काम नहीं कर पा रहा है, उसमें जब मार्केट ही काम नहीं कर रही है, मार्केट मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहे हैं, जब डिमांड और सप्लाई काम नहीं कर रही है, जब एक तरफ तो अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा ढेर, पहाड़ एक तरह से बना हुआ है, स्टॉक मार्केट में जितने शेयर हैं उनमें जो पैसा लगा हुआ है उस पैसे से 4 गुना ज्यादा पैसा वो डेरिवेटिव मार्केट में लगा हुआ है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में लगा हुआ है, सट्टेबाजी में लगा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितना ट्रेड हो रहा है, जितना इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसका 3000 से भी ज्यादा गुना पैसा जो है फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेशन में लगा हुआ है। तो ये जो स्पेकुलेशन में इतना ज्यादा पैसा लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो पैसा लगा रखा है क्यों रखा है? वो जो शेयर्स की वैल्यू है उस वैल्यू को बचाने के लिए लगा रखा है। यानी और शेयर्स किसके हैं? पूंजीपतियों के हैं। तो पूंजीपति अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को बचाने में पैसा लगा रहे हैं।
तो वो कैपिटल को लेबर से मिलने ही नहीं दे रही हैं। तो जब कैपिटल लेबर के पास ही नहीं जाएगी तो कैपिटलिज्म कैसे काम करेगा? लेबर और कैपिटल को मिलना जरूरी है, यानी कैपिटल को फाइनली ऐसे तरीके से स्टेप स्प्रेड करें कि लेबर और कैपिटल की जहां जितनी रेशो होनी चाहिए उस रेशो में वो मिले। देखिए, अगर ज्यादा हो कैपिटल लेबर से तो प्रॉब्लम होती है, अगर कैपिटल लेबर से कम हो, जितनी उस लेबर को काम करने के लिए चाहिए उससे कम हो, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो वो काम नहीं करती है। तो इस सही रेशो में जहां जहां वो मिलनी चाहिए उस तरह से मिले तो कैपिटलिज्म काम करता है। एक सीधी सी जो वजह है कैपिटलिज्म के ना काम करने की वो ये है, एक बिल्कुल मोटा, बिल्कुल क्रूड मेथड है, आप देख सकते हो कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रह जाए तो कैपिटलिज्म काम नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सच बात है इस समय कि रिटर्न इतना कम है कि आप 25 रुपए लगा के 1 रुपया कमा सकते हो। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी जहां 20 रुपए लगा के 1 रुपया कमा सकते हो, और ऐसी भी इंडस्ट्री है जहां 2 रुपए लगा के 1 रुपया कमा सकते हो, 1 रुपया लगा के कमा सकते हो, वहां पर पैसा नहीं जा रहा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर स्मॉल स्केल है, मीडियम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है, वहां पर है, क्योंकि ये सिस्टम उनकी फेवर में ही नहीं है। तो जहां पर रिटर्न ज्यादा है वहां तो नहीं जा रही है, और जहां रिटर्न कम है वहां जा रही है। जिन देशों में कैपिटल ज्यादा है वहां और कैपिटल ज्यादा जा रही है, जिन शहरों में कैपिटल ज्यादा है जैसे कि बॉम्बे, वहां पर और ज्यादा कैपिटल जा रही है, जिन इंडस्ट्रीज में कैपिटल ज्यादा है वहां और ज्यादा कैपिटल जा रही है। तो जहां लेबर ज्यादा है और कैपिटल कम है, जाना उसको वहां चाहिए। एक अच्छी इकोनॉमिक्स, एक जो गुड इकोनॉमिक्स जिसको आप कहते हो, उसमें लेबर और कैपिटल के सही कॉम्बिनेशंस यूज किए जाएं। ये कैपिटलिज्म जो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है ये नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा है। तो जो सोशलिस्टिक सिस्टम है उसमें कॉस्ट मैंने बताया अपने आप कम हो जाएंगी, और कैपिटल जहां जहां लगानी है वहां लगा पाएंगे, और जो उत्पादन की शक्तियां हैं उनको हम आजादी दें। ये हम कहना चाहते हैं कि हम किस चीज को आजाद करना चाहते हैं, यानी कि आदमी आजाद हो चुका है, कमोडिटी आजाद हो चुकी है, प्रोडक्शन सिस्टम का समाजीकरण हो चुका है, सिर्फ जो उत्पादन के साधन है उनके ऊपर कंट्रोल है, और वो क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट की वजह से काम करते हैं। तो अगर प्रॉफिट की वजह से काम ना करे कोई ऐसा सिस्टम हो जो, बल्कि लोगों की सचमुच की भलाई की वजह से, लोगों की जो सचमुच की जरूरतें हैं उनको पूरा करने की वजह से काम करे, जो रोजगार देने के लिए काम करे, जो वेज मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करे, तो ऐसा सिस्टम जो सोशलिस्टिक सिस्टम है वो पहले वाले सिस्टम से डेफिनेटली एक इंप्रूव सिस्टम होगा। पहले वाला तो काम कर ही नहीं पा रहा है, ये हम कह ही चुके हैं। इसके बाद अगले जो सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिज्म है, वो उससे भी ज्यादा विकसित होगा, और उसमें बाजार भी नहीं होंगे, और हो सकता है उसमें मनी नामक कमोडिटी भी ना हो, या हो तो उसका रोल बहुत लिमिटेड हो, यानी वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाए, वो एक वैल्यू ना, वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना मनी फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू एंड स्टोर, तो वो एक स्टैंडर्ड और एक मेजर ही रह जाएगा, एक एक्सचेंज की कमोडिटी रह जाएगा, वो उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगा अगर हुआ भी तो। और उसके बाद भी एक सिस्टम हम सोच सकते हैं, कम्युनिज्म के बाद भी आगे विकास होने के बाद जो मानवता की अगली कड़ी है, वो एक तरह से उसको हम एनार्को सिंडिकलिज्म कह सकते हैं, एक ऐसा एनार्किज्म कह सकते हैं, यानी सब लोग इतने विकसित हो चुके होंगे और एक दूसरे का इतना ख्याल करेंगे, इतनी केयर करेंगे कि कोई भी क्राइम नहीं करेगा। अगर कोई क्राइम करने वाला हो उसको पहले ही पता लग जाएगा कि फलाना आदमी प्रॉब्लम में है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो समाज उसकी तुरंत सहायता करने के लिए पहुंच जाएगा, तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसी बहुत ज़्यादा मानवीयता का विकास होने के बाद ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो फाइनल स्टेज है, फिलहाल तो हम उससे 3 स्टेज पीछे हम उसमें चले हैं, और वो सिस्टम है वो पूरी तरह से सड़ चुका है। तो उस सिस्टम को बदल देने की ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे इसमें, फिर हम बात करेंगे इसमें। मैं सभी के उसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रेड सैल्यूट कॉमरेड्स। थैंक यू वेरी मच।